चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शरद प्रधान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिज्ञान प्रकाश पत्रकार तो हैं ही, लेखक भी हैं, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, इन्होंने किताब लिखी, उसमें पावर और प्लाइट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की। यहाँ पर पावर, ताकत और प्लाइट, दुर्दशा किस खेमे में है, वो मैं इनसे बात करने वाला हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, प्रदीप सिंह तो हमारे साथ हैं ही। लेकिन अभय, चर्चा आपसे शुरू करूंगा। जी। एक मोमेंटम होता है, एक डिस्कोर्स, एक चर्चा का विषय बनना, राजनीतिक गठबंधन का चुनाव जब सर पर हो, उससे काफी कुछ वानगी दिखाई देती है। 3 तारीख के बाद क्या पूरा का पूरा मोमेंटम एनडीए ले जाता दिख रहा है और इंडिया अभी सवालों के जवाब ही तलाश रहा है क्या? दरअसल कांग्रेस ने और विपक्ष ने सारा जो उम्मीद लगा रखी थी इन 3 राज्यों के चुनाव से लगा रखी थी, 4 राज्यों के चुनाव से लगा रखी थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। इसलिए हमें लगता है कि विपक्ष के हाथ से मोमेंटम निकल गया है, इसलिए हमें लगता है। और निकल गया है फिलहाल है, इसके पीछे ये तात्कालिक है या ये लॉन्ग टर्म? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा विपक्ष आगे क्या करता है। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या, सबसे बड़ी गलती क्या की उन्होंने गलती ये की कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे 2 महीने उन्होंने इंडिया गठबंधन की सारी गतिविधियों को ठप रखा। 3.5 महीने हो गए। हाँ जी, 1 सितंबर को तीसरी बैठक मुकम्मल हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर, वो भी 19 तारीख। जी, उन्हें चाहिए ये था कि विधानसभा चुनाव की मुहिमें चलाते रहते, लेकिन साथ में विपक्षी एकता की गतिविधियां भी चलाते रहते, उसका सचिवालय बनता रहता, उसके प्रवक्ताओं की टीम बनती रहती, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की कार्रवाई चलती रहती, विधानसभा चुनाव की समस्याओं को भी वहाँ पर चर्चा उसकी होती रहती। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें वहाँ पर बातचीत से सुलझ सकती थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बिल्कुल कांग्रेस ने इस मामले में जो रवैया अपनाया वो रवैया काफ़ी गड़बड़ था, और उसके ऊपर नीतीश कुमार ने भी छींटाकशी की और दूसरे नेताओं ने भी छींटाकशी। अब उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। अब उन्हें विपक्षी एकता की पूरी गतिविधि जो है नए तकरीबन 0 से शुरू करनी पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिए हैं ठप्पे के साथ में। और जो पोस्ट पोल सर्वे आया है अभी लोकनीति का, जो हिंदू में प्रकाशित हुआ है, अगर आप उसकी ओर निगाह डालें तो सामने स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए चुनावी मोर्चे पर बहुत बड़ी बड़ी प्रचंड किस्म की दिक्कतें हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए, जिनके हल के लिए इनको बहुत ही असाधारण किस्म की रणनीतियां करनी पड़ेंगी, असाधारण किस्म का घटनाक्रम शुरू करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी पहलकदमियां लेनी पड़ेंगी जो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से इनके लिहाज से भविष्य के गर्भ में है। प्रदीप सिंह, वो राजनीति के बारे में पर यह भी कहा जाता है A night is a long time in politics। एक रात में भी बहुत कुछ बदलता है, लेकिन ये मोमेंटम एनडीए की तरफ, खास बीजेपी की तरफ जाता जो दिख रहा है, क्या हमें 19 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति सामने आती है, या पानी बहुत तेजी से बह रहा है? नहीं, देखिए संदीप जी, एक रात में चमत्कार हो सकता है, कोई सोची समझी रणनीति के तहत बदलाव नहीं हो सकता। जो आपने अपने स्टेटमेंट के शुरू में कहा मोमेंटम की बात, याद कीजिए 1987 एक छोटे से राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जीत से विपक्ष ने मोमेंटम बनाया और उस मोमेंटम को जारी रखा 1989। बहुत अच्छा याद दिलाया। उस वक्त 90 में से 85 सीट, बाद में 2 निर्दलीय भी आ गए थे देवीलाल के पास, 90 में से 87 विधायक हो गए थे। जी, और उसमें उनको फायदा ये भी हुआ कि बोफोर्स का घोटाला आ गया बीच में, उसका भी फायदा मिला विपक्ष को। मुद्दे होना एक बात है, मुद्दों का लाभ उठाना राजनीतिक ये दूसरी बात। विपक्ष ने अपने मुद्दे, मुझे लगता है अपने मुद्दों के जो पत्ते थे विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा खोल दिए। जैसे जाति की गणना की, जाति की गिनती की बात हो या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, विपक्ष को लगा कि हिमाचल, कांग्रेस को खास तौर से, कि हिमाचल में उसकी जीत ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हुई है, उसका उसने मोमेंटम बनाने की कोशिश की। और इन 3 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इन दोनों मुद्दों को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। अब उसके लिए फिर से उन मुद्दों को खड़ा करना, मुझे लगता है कि कम से कम इस 2024 के
लोकसभा चुनाव के लिए लगभग असंभव जैसा होगा। नए मुद्दे के बारे में, नए विमर्श के बारे में सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को किस तरह से परास्त करने की योजना बना सकते हैं। बीजेपी और जनसंघ दोनों को मिला ले, उसके इतिहास में पहली बार 2024 में ये पार्टी सबसे बड़े सामाजिक आधार के साथ चुनाव में उतरेगी। चुनाव का नतीजा जो भी आए, लेकिन इतना बड़ा सामाजिक आधार लेकर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी इससे पहले नहीं उतरी थी। आप 1977 में जनता पार्टी के अपवाद को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा कोई विपक्षी दल, कांग्रेस को अलग बात है कांग्रेस का बड़ा व्यापक सामाजिक आधार रहा है लंबे समय तक, और वो धीरे धीरे उसको खोती गई। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस का जो आधार था वो बट गया है क्षेत्रीय दलों में। तो जहां साथ की बात है वहां डर भी है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में डर है कि अगर कांग्रेस का साथ दिया, एक ज्यादा साथ रहे, तो ऐसा ना हो कि हमारा मुस्लिम वोट छिटक जाए और आगे वो कांग्रेस के साथ चला जाए। जो कर्नाटक और तेलंगाना से इस बात के संकेत मिले हैं कि मुस्लिम मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। उसे लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो ये जो क्षेत्रीय दलों के डर हैं, क्योंकि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां उसकी बीजेपी से सीधी लड़ाई, तो बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों में उसको क्षेत्रीय दलों से लेना है, वो देने की स्थिति में नहीं है। तो क्षेत्रीय दल कितना देने को तैयार होंगे, कितना एकोमोडेट करने को तैयार होंगे। जो मध्य प्रदेश में हुआ अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद अखिलेश यादव का क्या रवैया होगा, और दूसरे दलों का, ममता बनर्जी का क्या रवैया होगा। यूपीए से बाहर देखिए, जहां जहां यूपीए का समझौता है, गठबंधन है, वो तो बना रहेगा। उसके बाहर क्या कोई नया समझौता हो पाएगा, सीटों का तालमेल हो पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये आपने अहम बात कही, यूपीए तो बना रहेगा, वो इंडिया बन पाएगा क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।